नमस्कार। मैं चांद सिंह कुशवाहा आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जीएस की कड़ी में हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हिस्ट्री की परिभाषा को आसान और बहुत ही सुलभ तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास। अब प्रश्न यह उठ कर आता है इतिहास। वैसे तो इतिहास पर बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिख दी गई हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास को पुराने लोगों के हिसाब से इति ढाने हास, इति यानी जो बीत चुका, बीता हुआ या फिर, और हास जो समाप्त हो चुका या नष्ट हो गया है। तो बीता हुआ और नष्ट हुआ उस समय काल की गणना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास का अध्ययन कह सकते हैं। और उस समय काल और उस समय की जो अतीत की घटनाएं हैं, उनमें जो प्रामाणिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं के आधार पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसकी एक लाइन की छोटी सी सटीक परिभाषा होती है कि अतीत में घटी हुई प्रामाणिक घटनाओं के संकलन को इतिहास एवं उसके अध्ययन को इतिहास का अध्ययन एवं इसके विद्वानों को इतिहासविद एवं इस पर किताबें पुस्तकें लिखने वालों को इतिहासकार कहा जाता है। और इसमें पुरातत्वविदों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इतिहास का जैसे हमने कहा जो समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, उन चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं इस पे हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ें पुरानी हैं, वो चीज़ें ऐतिहासिक हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, तो वो कितनी पुरानी हैं। तो उसके लिए C14 कार्बन डेटिंग की पद्धति होती है, C14, जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है और लगभग कितने साल, कितने हजार वर्ष पहले इसका उपयोग या ये प्रचलन में थी। तो दोस्तों, इसी क्रम में इतिहास की परिभाषा जैसे हमने कहा अतीत में घटी हुई घटनाओं का। अब यदि आप एक लाइन की छोटी सी परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पॉइंट आउट करिए। अतीत में घटी हुई प्रामाणिक घटनाओं का संकलन इतिहास एवं इसका अध्ययन इतिहास का अध्ययन एवं इसके शिक्षाविद, इतिहासविद एवं C14 कार्बन डेटिंग शिक्षाविद, इतिहासविद, पुरातत्वविद कहलाते हैं। मेरे समझ में ये 2 से 3 लाइन की है और ये बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है। इस छोटी सी परिभाषा में इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का अध्ययन या क्या कहलाएगा, मतलब जब किसी के संकलन
इतिहास कहलाया। उसी का जब अध्ययन हमने किया तो इतिहास का अध्ययन हो गया। इसके बारे में जो जानकार हैं और जो विद्वान हैं उन शिक्षाविदों को इतिहासविद कहा जाता है। एवं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग की मेन पद्धति से वो ये पता करके बताते हैं कि कितने प्रकार से अपने यहाँ ये वस्तु मतलब लगभग कितनी पुरानी है। इन चीज़ों का हमें कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चल जाता है। अब सिंपल सी बात आते हैं कि यदि इतिहास ये है तो अब इतिहास बहुत बड़ा है तो इसको कुछ भागों में बांटा गया है। यदि इसे एक साथ देखा जाए तो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए इसे 3 टुकड़ों में कर दिया गया है। फिर 3 टुकड़ों के भी और पार्ट किए गए हैं, लेकिन अभी अपन केवल एक ही 3 टुकड़ों के बाद उसके सीधे एक पार्ट पे आकर के बात करेंगे और क्रमशः धीरे धीरे वीडियो में आपको अन्य पार्टों के बारे में जानकारी समय के साथ मिलती रहेगी। तो जैसे अपना सबसे पहला पार्ट इतिहास में प्राचीन इतिहास, ये सबसे पहला भाग हुआ इतिहास का। दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। अभी हालांकि इस पे एक इतिहास और रह जाता है जिसे हम विश्व का इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री भी कहते हैं, किंतु जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि प्राचीन इतिहास का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें लगभग वहाँ के वर्ल्ड हिस्ट्री की 2500 या 3000 साल वर्ष पूर्व की घटी हुई घटनाओं का अध्ययन न करते हुए बाकी मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का जो अध्ययन है वो समूचे रूप से पूरे पृथ्वी के अंदर जिस क्रम से हुआ है उसी क्रम से प्राचीन इतिहास में सारे युगों का अध्ययन और मिले हुए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनका इतिहासविदों द्वारा जो भी लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है अवलोकन के द्वारा, उसके आधार पर इस प्राचीन इतिहास का अध्ययन अपन करेंगे और उसमें ये जानेंगे कि इसके जानने के स्रोत क्या हैं। आखिर हम जब से पुरातत्वविद और बहुत सारी बातें कह रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हों या इतिहास नवीन तो हो नहीं सकता, पर प्राचीन हो सकता है, मध्यकालीन हो सकता है, आधुनिक हो सकता है और विश्व इतिहास हो सकता है। नवीन नहीं हो सकता, क्योंकि जो नवीन है वो वर्तमान है और जो आपको आगे प्राप्त होगा वो आपका भविष्य है। तो इतिहास अतीत में घटी हुई घटनाएं, अर्थात इतिहास कभी भी नवीन नहीं हो सकता है। यानी प्राचीन घटनाएं ऐसी जो प्रमाणिक हैं। अगर प्रमाणिक घटनाएं नहीं हैं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हमारे बब्बा जी खत्म हो गए हैं, तो क्या इतिहास में लिखा है कि हमारे बब्बा जी खत्म हो गए हैं? नहीं लिखा है ना। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक नहीं है। और क्या उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया? तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें आज भी पता नहीं है। इतिहास बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमने जैसा पूर्व में आपसे निवेदन किया था कि जीएस के हिसाब से अर्थात सामान्य अध्ययन के हिसाब से हमें इतिहास का अध्ययन करना है, ना कि हमें इस विषय पर पूर्ण रूपेण ज्ञानवान बन जाना है। मुझे प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं बनना है। सिर्फ हमें उस बात को उतना समझना है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर एक ही प्रश्न को वो घुमा करके भेज देता है, एक ही पॉइंट को, तो हम उसे किस प्रकार से पॉइंट आउट कर पाएँ। उसका एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे इतिहास में बीसी और एडी, बीसी और एडी ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई बार इतिहास पढ़ने वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि बीसी क्या है और एडी क्या है, पर वो जब भी आता है तो ईस्वी कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं और उसको रटते रहते हैं। तो इसको समझने के लिए भी बहुत आसान सा फार्मूला है, मैं बिल्कुल उस पर। दोस्तों आइए जानते हैं बीसी और एडी के बारे में। बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट,
जीसस क्राइस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसको समझते हैं बीसी और एडी। एडी अन्ना डोमिन, अन्ना डोमिन का तात्पर्य हुआ द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी ईस्वी, ईस्वी को ही लैटिन भाषा में एडी कहा जाता है और इधर के लिए बीसी यूज किया जाता है। अर्थात जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पूर्व यानी पहले जो भी घटनाएं घटी उनके पीछे अपन बीसी लगाकर या इसी को ईसा पूर्व, ईसा से पहले, और जीसस के बाद अन्नो डोमिन द लॉर्ड ऑफ ईयर, यानी ये ईस्वी यहीं से चालू होती है ईस्वी, और इसके पहले ईसा पूर्व। अब बीसी और एडी कैसे समझा जाए? तो जैसे 563 बीसी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी पे हुआ और 483 बीसी पर इन्होंने समाधि ले ली या निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब अगर यह देखा जाए तो 563 पर इनका जन्म हुआ और 483 बीसी पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। अर्थात ईसा के पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं उनमें उल्टे क्रम में बढ़ती हुई घटनाएं हैं। जैसे यहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 और मृत्यु हो रही है 483 पे। अब वहीं पर आ जाते हैं एडी पे। अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो किसी का जन्म यदि 2000 में हुआ है तो उसकी मृत्यु 2080 तक होगी। यहाँ बढ़ते क्रम पे है, जबकि यहाँ पर जन्म है और यहाँ पर मृत्यु है जो कि इधर बढ़ रही है, लेकिन यहीं पर जन्म है और यहाँ पर मृत्यु है, ये इधर आप देखेंगे ये घट रही है। अर्थात ईसा पूर्व के पहले की घटनाएं घटते हुए क्रम में, घटनाओं का बढ़ता हुआ विकास क्रम ईसा पूर्व के घटते हुए क्रमों में है और ईस्वी के बढ़ते हुए क्रमों में घटनाएं हैं, जैसे 2000 से 2080। अब आइए इतिहास के बारे में। हमारे जो भारत का इतिहास है इसको प्रारंभ करते हैं। अपने भारत को हम लगभग 4 नामों से 5 नामों से अपने भारतवर्ष को हम जानते हैं। प्राचीन नामों में भारत का देश, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया,
जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का प्रदेश या देश आदि इतने नामों से, लगभग 5 या 4-5 प्रकार के नामों से भारत को प्राचीन समय से जानते हुए हम आज इंडिया के नाम से जान रहे हैं। यह भारत के नाम का सफ़र है कि जो भारत आर्यावर्त, जम्मू द्वीप से होते हुए, आर्यावर्त से होते हुए और भारतवर्ष से होते हुए और आज इंडिया तक का सफ़र इस भारत के नाम ने तय किया है। अब जब यहाँ पर धीरे धीरे क्रमिक रूप से नामों का ही विकास हुआ या नामों में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशायड, कॉकेशायड, निग्रोयड, निग्रोयड, मंगोलैड, ये 5 प्रकार की नस्लें मानव नस्ल, ये 5 प्रकार की मानव नस्लें हैं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, दूसरा पैलियो मेडिटेरियन, तीसरा काकेशायड, चौथा निग्रोयड और 5वां मंगोलॉयड। इन मानव नस्लों के मिलने से ही भारत की जो जनसंख्या है इनका निर्माण हुआ है। अब आइए प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोत, इस पर चर्चा करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार से हमें ज्ञात हो सकते हैं। 4 प्रकार से ज्ञात होता है, जिसमें नंबर 1 है धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथों पर आ जाइए। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, गीता, रामायण, महाभारत आदि। दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा विदेशियों का विवरण। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।
आइए जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, किन स्रोतों के कारण हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जिनमें पहला स्रोत धर्म ग्रंथ, जिनमें हमारे वेद पुराण उपनिषद वेदांग गीता रामायण महाभारत आदि आते हैं। दूसरे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें आपके बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि। विदेशियों का विवरण, मैगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी इंडिका मैगास्थनीज, फाहियान चीनी यात्री, इनके संस्मरण, इनके आधार पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आज जैसे हम ये कहते हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, जहाँ कहीं भी हमें संस्कृतियाँ खुदाई से प्राप्त हो रही हैं, वहाँ से हमें प्राप्त क्या हो रहे हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और पुरातत्व के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उन्हें वही कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से कितने पुराने हैं और किस कार्यकाल की और किस समय की संस्कृति से, किस समय की कला से यह मेल खाते हैं और कितने पुराने हैं, इसके आधार पर इतिहास में उन घटनाओं का समयानुसार, लगभग समयानुसार का संकलन किया जाता है। तो अपने जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे लिखने के लिए जो इतिहासकार हैं उन्होंने 4 प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में खुदाई में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत अपन शिलालेख, सिक्के, आभूषण, हथियार, घरेलू सामान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें प्राप्त हो सकती हैं और उनके कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि यह वस्तु लगभग किस काल अवधि या किस कालखंड की है। तो ये हमारे 4 प्रमुख इतिहास जानने के स्रोत हैं। इनमें से आज सबसे पहले धार्मिक स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास जानने का जो धार्मिक स्रोत है धर्म ग्रंथ, उसमें से धर्म ग्रंथ में वेद पर चर्चा करेंगे। वेद, वेदों की संख्या 4। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ये सिर्फ 4 वेद हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, उस समय के रहन सहन, प्रचलित प्रथाएं, प्रचलित मुद्राएं, शासन की व्यवस्था, इन व्यापार, इन सभी चीज़ों के बारे में अत्यधिक प्राचीन जानकारी हमें
अपने भारत की इन वेदों से प्राप्त होती है। तो आइए, जैसा ये क्रम में लिखा हुआ है, सबसे नंबर 1 पे ऋग्वेद, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ। जीएस में आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे अंत में रचा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये जिस क्रम पे लिखा हुआ है इसी में प्रश्न बन रहे हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे पहला वेद है, और सबसे लास्ट पे लिखा गया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अथर्वा ऋषि एवं उनके पुत्र द्वारा अथर्ववेद को लिखा गया। चलिए आइए ऋग्वेद पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋचाएं या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह ऑब्लिक संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। अब ये ऋचाएं क्या हैं? तो इसमें 10,462 ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं जिस प्रकार से ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह एक ऋचा है। और ये वो ऋचा है जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यह भी इस ऋग्वेद से ही निकला है। और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता देवता या सूर्य देवता, सविता देवता को ही सूर्य देवता कहा जाता है, उन्हें समर्पित है यह मंत्र, जिसे गायत्री मंत्र के नाम से अपन जानते हैं और कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल पे है? तीसरे मंडल पे। और ऋग्वेद पे कुल मंडलों की संख्या 10, और ऋग्वेद पे ऋचाओं की संख्या 10,462 और सूक्तों की संख्या 10,028 सूक्त, और ऋचाएं 10,462, सॉरी सूक्त 1,028, सूक्तों की संख्या 1,028 और ऋचाओं की संख्या 10,462। इन वेद की जिन ऋचाओं को जो पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। होत्र किसे कहते हैं? होत्र ऋचाएं पढ़ने वाले को, जो पुरोहित, जो पंडित, जो ज्ञानी इन ऋचाओं का पाठ करते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास,
एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में हमें आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी में ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, 8वां मंडल यह हस्तलिखित है। एक प्रश्न यह बनता है कि ऋग्वेद में ऐसा कौन सा मंडल है जो हस्तलिखित है और इसका नाम है खिल। इसे खिल नाम से पुकारा जाता है, खिल। तो ऋग्वेद के 8वां मंडल हस्तलिखित है और इसे खिल के नाम से भी पुकारा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत, चातुर्वर्ण समाज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार इसमें ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य उदर से और शूद्र पैरों से, इनकी उत्पत्ति को बताया गया है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द, अघन्य यह ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो कि उस समय गायों के लिए प्रयुक्त किया गया है। वामन अवतार, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान वह भी प्राचीनतम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इतिहास का बेसिक परिचय जानते हुए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत जानने की कड़ी में सबसे पहला टॉपिक धार्मिक स्रोत में वेद और वेदों में ऋग्वेद तक की जानकारी यहाँ हमने कंप्लीट की है। अब आइए एक बार चलते चलते जो भी हमने पढ़ा है उसे रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। कार्बन डेटिंग, C14 पुरातत्वविदों के काम आने वाली, इतिहास का विभाजन 3 प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, AD एवं BC में अंतर, अन्ना डोमेन, ईस्वी के आगे की घटना, BC बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी के पूर्व या बाद की घटना, उसे गौतम बुद्ध जी के जन्म एवं मृत्यु के माध्यम से समझने का प्रयास किया। हमने भारतवर्ष के अपने नामों के बारे में जाना। आज भारत की जो संख्या है वह किन मानव नस्लों के लोगों का मिश्रण है उनके बारे में हमने जाना। साथ ही जो प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत हैं
उसमें सबसे पहले धार्मिक स्रोत की कड़ी में ऋग्वेद को हमने कंप्लीट किया। इन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को बार बार रिपीट और समझने के लिए आप पुनः वीडियो को देखिए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरा ये वादा है आपके द्वारा चाही गई जो भी जानकारी जीएस से संबंधित मुझसे चाही जाएगी, मेरे द्वारा आपको वह जानकारी प्रदान की जाएगी। आप सभी का इसी तरह सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, 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 नमस्कार।